नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस सेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं मोर देन का इस्तेमाल। और रूल नंबर देखेंगे 5, 6 और 7। करीब मैंने आपसे बताया था कि 20 से 21 रूल हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप इतना डिस्कस कर लेते हो मेरे साथ तो मोर देन 90% जो एरर के क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से टैकल कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मोर देन का इस्तेमाल देखते हैं। और इंपॉर्टेंट काफी पिछली सेशन में हम लोगों ने देखा था मेनी का इस्तेमाल, है ना। आज हम लोग देखेंगे मोर देन का इस्तेमाल। चलिए पहले रूल नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए, मोर देन 1, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आएगा। अब देखिए, ना तो मोर हमारा सब्जेक्ट है ना ही हमारा देन सब्जेक्ट है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको एग्रीमेंट्स बताए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जिन लोगों ने पहले क्लास कर रखी है वो देख लें कि हमने बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट अगर हमारा है वो दूसरे किसी सब्जेक्ट से अगर ऐड हो रहा है या उसके साथ रिलेट हो रहा है तो वो केवल और केवल एक प्रीपोजिशन के थ्रू अटैच हो सकता है। अब इस केस में हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को हमेशा हम मेन सब्जेक्ट मान के चलते हैं। आप प्रीवियस क्लासेस हमारी देख लीजिए, उनमें आपको बाकी 4 रूल और बाकी जो चीजें हैं वो सभी बेसिक कंसेप्ट आपको डिस्कस कर दिए जाएंगे, वहां पे किए हुए हैं। इनको आप आसानी से समझ लो और फिर हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। क्या है जरा समझते हैं इस पार्ट को। देखिए लिखा क्या है, मोर देन 1। अब आप एक बात मुझे बताओ, क्या कभी भी आप इन जनरल जब बोलते हो तो 1 टॉफी, 1 क्वेश्चन, 1 बुक, तो 1 के साथ हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल करते हो? ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये केवल कॉमन सेंस की बात है। आप क्या हमेशा कभी भी जब भी इस्तेमाल करते हो तो 1 के साथ क्या इस्तेमाल करते हो? 1 बुक, 1 नोटबुक, 1 क्वेश्चन, 1 प्लेयर। तो 1 के साथ हमेशा क्या चीज इस्तेमाल होती है? सिंगुलर चीज इस्तेमाल होती है। इसका मतलब मोर देन अगर हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो सकता है? केवल एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन। आप बताओ, अगर यहां पे 1 के बाद कुछ भी आएगा सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट अगर नाउन है तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा सिंगुलर होगा, कभी भी वो प्लरल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, मैं यहाँ पे 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, 4 लिखा होता, 400 लिखा होता, 4000 लिखा होता तो ये प्लरल होता। लेकिन 1 के बाद हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा है तो बताओ वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? पहला हमने यहाँ पे रूल क्या देखा, रूल नंबर 5वां आज के केस में, कि मोर देन 1 के बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट आएगा वो एक तो नाउन होगा, और वो नाउन हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अगर नाउन या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। क्लियर? तो ये रूल नंबर 5वां था, इसको आप नोट करिए। रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मैं 3 रूल एक साथ डिस्कस करूंगा, उन पे क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। रूल नंबर 6, मोर देन। अब यहां पे 1 नहीं है, जैसे यहां पे क्या था? 1 है ना, यहां पे 1 के अलावा कोई भी नंबर, जैसे ये मोर देन 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 500 हो सकता है, यानी 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, अदर नंबर नॉट 1। तो बताओ, अगर ये है तो जो सब्जेक्ट हमारा होगा वो या तो नाउन या प्रोनाउन होगा। अब अगर यहां पे कभी भी हमारा अदर नंबर आ रहा है मोर देन 1 के अलावा, तो जो भी चीज यहां पे सब्जेक्ट के रूप में आएगी, पहली बात तो ये जो नंबर लिखा गया है अदर देन 1, ये हमेशा कैसा होगा? प्लरल होगा। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट भी कैसा होगा? प्लरल होगा। तो बताओ वर्ब भी कैसी होगी? प्लरल होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? यानी 1 लिखा है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर लिखा है तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? प्लरल होगा, और वर्ब भी कैसी हो जाएगी फिर? प्लरल। क्लियर? इसमें कोई रटने जैसी बात नहीं है, केवल समझदारी की बात है, इतना तो आपको कॉमन सेंस होगा। चलो रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसा कुछ लिखा है मोर। अब मोर तो हमारा ना तो नाउन ना प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मोर के बाद कोई भी सब्जेक्ट लिखा है, वो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन अब चूंकि नाउन है तो आप एक बात जरा समझना, इसके बाद कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन मोर के बाद ही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब पहले ये समझना है कि ये सब्जेक्ट कैसा होगा। तो क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि मोर क्वेश्चन, मोर बुक? तो मोर तो हमेशा
प्लरल चीज है, तो इसके साथ जो भी सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा कैसा होगा? प्लरल होगा। इसका मतलब ये कैसा हो सकता है? ये प्लरल होगा। लेकिन एक बात जरा समझो, क्या हो जाए अगर यहां पे ये सब नाउन कैसे हैं? ये सब नाउन काउंटेबल नाउन्स हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे मोर स्टूडेंट्स, मोर बुक्स, मोर प्लेयर्स। तो ये सब तो प्लरल होंगे, लेकिन अगर क्या हो जाए कि ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाए, जैसे मोर मिल्क। अब मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, और वो अनकाउंटेबल नाउन को हम कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन के केस में ये सिंगुलर भी हो सकता है। तो मोर के बाद सिंगुलर भी आ सकता है, लेकिन सिंगुलर कब आएगा? जब हमारा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। मोर मिल्क, मोर वाटर, मोर कॉफी। लेकिन प्लरल इन जनरल केसेस में होगा, जिनको हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन के केसेस में। तो हमारी जो वर्ब होगी वो वर्ब भी कैसी होगी? या तो सिंगुलर होगी या प्लरल होगी। सिंगुलर कब होगी? जब हमारा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और प्लरल तो जनरली होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि मोर है यहां पे। क्लियर है? तो ये 3 रूल हम लोगों ने देखे हैं। इन्हीं 3 रूल के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और इन 3 रूल पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप उनमें गलतियां मत करो। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने। मोर देन वन क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन द क्लास टुडे। अब सबसे पहले ये हमारी एक वर्ब है। इस वर्ब को अगर हम बोलें तो इस वर्ब के पहले जो भी लिखा होगा ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट होगा। अब इतने बड़े सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट खोजना जरूरी है। तो रूल पे मत जाओ। अब रूल तो हमने समझा दिया आपको। रूल से क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं? सबसे पहले वर्ब ढूंढो। वर्ब क्या है? हैज। हैज के पहले जो कुछ भी लिखा है वो पूरा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट इतना बड़ा है, मोर देन वन क्वेश्चंस, तो वर्ब क्या मोर के हिसाब से आ रही है, क्या देन के हिसाब से आ रही है, या वन क्वेश्चन के हिसाब से आ रही है? ये भी तो समझना पड़ेगा। तो भाई मोर देन के बाद मोर कैसी है? एक कंपैरेटिव डिग्री है ना? और कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता ही आता है। तो भाई देन के बाद जो ये लिखा हुआ है मोर देन के बाद, ये हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्या है? ये मेरा जो भी सब्जेक्ट होगा ये वन से रिलेट होके होगा ना। और ये क्वेश्चंस, ये कैसा है मेरा? नाउन या प्रोनाउन। अब ये जो सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चंस है ये वन के बाद आ रहा है, और वन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन कभी भी प्लरल नहीं हो सकता। वो हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और सिंगुलर होगा तो हमें यहीं पे रुक जाना है कि भाई वन के बाद तुम क्वेश्चंस कैसे लिख दिए यहां पर। और अगर वन के बाद क्वेश्चंस लिखा है, भाई एक बात समझो, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ रखा है कि या तो सब्जेक्ट हमारा करेक्ट होगा तो हम किसको चेंज करेंगे? वर्ब को चेंज करेंगे। लेकिन क्या बलिदान हमेशा वर्ब को देना पड़ेगा? अगर वर्ब सही लिखी है तो मुझे सब्जेक्ट पार्ट को सही करना पड़ेगा। सब्जेक्ट सही है तो वर्ब को चेंज करेंगे, अगर वर्ब गलत है तो। लेकिन सब्जेक्ट में दिक्कत है तो वर्ब को क्यों चेंज करेंगे? सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ना। तो आप समझो मोर देन तक तो सही था, लेकिन वन लिखा तक तो सही है, लेकिन वन के बाद क्या लिख दिया गया? क्वेश्चंस। और मुझे अच्छे से पता है कि वन के बाद जो भी आएगा नाउन वो हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा, ना कि प्लरल होगा। तो क्वेश्चंस नहीं होगा, क्वेश्चंस गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए? क्वेश्चंस की जगह पे क्वेश्चन होना चाहिए। और आगे क्या लिखा है वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं। अगर मुझे पहले पार्ट में एरर मिल गई है तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि ए पार्ट में एरर है। आगे हैज लिखा है कि हैव लिखा है कि वर लिखा है कि रामराज लिखा है, जो भी लिखा उससे कोई मतलब नहीं हमें। अगर मुझे पहले पार्ट में एरर मिल गई तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे कंफर्म है कि पहला पार्ट रॉन्ग है, देन इट हैज टू बी मार्क्ड एज रॉन्ग पार्ट। आगे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, जरा समझिएगा ध्यान से। मोर स्टूडेंट्स देन बी एक्सपेक्टेड। अब देखो यहां पे दो वर्ब हैं, एक्सपेक्टेड एक वर्ब हमारी हो गई। इस वर्ब का सब्जेक्ट S1, चाहे मैं वी एक्सपेक्टेड लिखूं, चाहे मैं ही एक्सपेक्टेड लिखूं, चाहे मैं दे एक्सपेक्टेड लिखूं, एक्सपेक्टेड तो वही भाई, ही वेंट, आई वेंट, दे वेंट, वेंट तो वही रहेगा ना सबके लिए। तो एक्सपेक्टेड की अपनी सब्जेक्ट यहां पे क्या है? वी है। तो इसका मतलब ये दोनों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत ठीक हैं। लेकिन अब बात करते हैं मोर कंपैरेटिव डिग्री, तो देन आ गया।
लेकिन अब ये जो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ये हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स मोर के बाद लिखा है तो क्या सही लिखा है? पहली बात, मोर हमारा प्लरल है तो स्टूडेंट्स वहां पे प्लरल के रूप में इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब वो सही लिखा है। इसका मतलब सब्जेक्ट पार्ट मेरा सही लिखा है भाई साहब। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे हैज की, तो बताओ हैज हमारी वर्ब हो गई, हैज के पहले फिर जो भी लिखा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इस सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा? स्टूडेंट्स, क्योंकि मोर के बाद स्टूडेंट्स लिखा है तो सही लिखा है। इसका मतलब सब्जेक्ट पार्ट में एरर नहीं है। अगर सब्जेक्ट पार्ट में एरर नहीं है तो सब्जेक्ट पार्ट में सब्जेक्ट है कैसा, सिंगुलर या प्लुरल? तो आप बताओ स्टूडेंट्स कैसा है? प्लुरल है। मोर कैसा है? प्लुरल है। इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी? हैज ना आकर हैव आनी चाहिए। तो हैज की जगह पे क्या लिखा होना चाहिए? हैव। और हमारा एरर कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। कंसेप्चुअली चलो आप केवल और केवल आप रटो मत रूल्स को, क्योंकि रूल्स रटोगे तो बहुत रूल्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 20-22 रूल्स हैं। चलो अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको हटाता हूं, समझिए। मोर देन 500 सोल्जर्स वर किल्ड इन दैट बैटल। अब जरा समझना, सबसे पहली बात, वर यहां पे क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के पहले ये जो भी लिखा हुआ इतना बड़ा सा ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट में हमें मेन सब्जेक्ट ढूंढना है। मोर लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री, तो देन लिखा है, सही है ये दोनों। अब बताओ यहां पे लिखा क्या है? 500। 500 वन के अदर नंबर है ना, वन तो नहीं है। तो 500 कैसा है भाई? 500 रुपीज। तो ये कैसा है? ये मेरा प्लरल है। अगर प्लरल है तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा सोल्जर वो भी कैसा होना चाहिए? प्लरल। इसका मतलब 500 के बाद सोल्जर्स लिखा है और प्लरल में लिखा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट पार्ट पूरा सही लिखा है। अगर भाई साहब सब्जेक्ट सही है तो आप बताओ ये जो है 100 सोल्जर्स ये प्लरल है तो वर्ब भी तो प्लरल लिखी है। वर वास थोड़ी ना लिखा है, वर लिखा है ना, वर सही तो लिखा है। और अगर सही लिखा है तो हमारी एक आदत हो गई है कि हमें एरर ढूंढनी ही ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि वास्तव में हमने सब गलत ही पढ़ रखा है। तो हमें लगता है कि जो भी हमारे सामने आएगा उसमें कुछ ना कुछ गलती तो होगी, और ना चाहते हुए भी हम अपने माइंड को इस तरह से ट्रेंड कर देते हैं कि नहीं एरर तो ढूंढेंगे ढूंढेंगे, नो एरर तो जाने ही नहीं देंगे, एरर तो ढूंढना ही ढूंढना है। तो भाई मेरे इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। मोर देन 500 सोल्जर्स ये पूरा सब्जेक्ट पार्ट सही लिखा है। इसके रेफरेंस में जो वर्ब आएगी वो भी प्लरल आएगी, वो भी सही लिखी है। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस मेरा कैसा है? सही है। तो ये नो एरर जाएगा। और ऐसा हो कैसे सकता है कि हम नो एरर भेज दें किसी सेंटेंस को? चलो हटाता हूं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोर मिल्क, अब समझ जाओ, मिल्क आ गया, इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। मोर क्या है? मोर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ देन आ गया। चलो दोनों सही है हमारे। मोर के बाद लिखा है मिल्क, मिल्क क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। अब ये मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो ये कैसा ट्रीट होगा? सिंगुलर ट्रीट होगा। अब अगर सिंगुलर ट्रीट होगा तो भाई ये कंज्यूम क्या है? ये कंज्यूम मेरी वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वी है। वी कंज्यूम, ही कंज्यूम, दे कंज्यूम, शी कंज्यूम, कुछ भी हो सकता है, वो सही है। इसका मतलब मुझे बी पार्ट में एरर नहीं दिख रही है। और मोर के बाद मिल्क अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसका मतलब जो भी ये सब्जेक्ट होगा, जो भी ये वर्ब होगी, ये वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। सब्जेक्ट मेरा कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब मेरी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। लेकिन लिखी क्या है? प्लरल। इसका मतलब आर गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए? इज। और अगर सब्जेक्ट सही है वर्ब गलत है तो बदलेंगे वर्ब को। इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी पार्ट। मेरे ख्याल से ये यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, एक क्या दो क्वेश्चन चलो कराता हूं, फिल इन का, है ना, या इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आओ कराते हैं। आप जरा समझो कैसे हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं। मोर देन वन क्वेश्चन हैज, अब जरा समझ जाना, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में जो भी पार्ट अंडरलाइन होता है हमें चेंज वही करना होता है। आप बताओ वन के बाद क्या क्वेश्चन आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब भाई नो इंप्रूवमेंट तो गलत है, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा हमें। चौथा ऑप्शन रॉन्ग है। बोलो बॉस वन में ही चौथा ऑप्शन अगर रॉन्ग है तो वन के बाद क्वेश्चंस नहीं आ सकता। तो भाई ये बताओ पहला वाला भी गलत है, वन के बाद क्वेश्चंस लिखा है गलत है। बात क्लियर है? यानी कि मेरे ए पार्ट में रॉन्ग गलतियां हैं और डी पार्ट में गलतियां, दोनों को मैंने एलिमिनेट कर दिया, बचे मेरे पास बी और सी। अब बताओ अगर मैं यहां पे वन के बाद क्वेश्चन लिखूं
तो वन क्वेश्चन यहां भी लिखा है, वन क्वेश्चन यहां भी लिखा है। अब अगर वन क्वेश्चन लिखा है तो ये प्लरल कैसे हो गया, वर यहां पे नहीं हो सकता, वर नहीं हो सकता तो दूसरा गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट टेक्निक इन इंप्रूवमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जरा समझना। अब पूरा अंडरलाइन कर दिया हमने, मोर देन वन क्वेश्चंस, इस पूरे पार्ट को अंडरलाइन कर दिया। इसका मतलब अब चेंज क्या होगा, ये पूरा पार्ट चेंज होगा। अब जरा समझना, इसका मतलब यहां पे हैव लिखा है तो वर्ब कैसी है, प्लरल है, तो इसका मतलब कि ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा यहां पे जिससे हमारी वर्ब अफेक्ट ना हो, क्योंकि हमें वर्ब को अंडरलाइन नहीं किया है, हमें केवल इस पार्ट को अंडरलाइन किया है और इस पार्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए जरा समझते हैं कैसे करेंगे। अब बताओ, मोर कंपैरेटिव डिग्री देन उसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, वन लिखा हुआ है, ठीक है, वन के बाद क्वेश्चंस लिख दिया गया, गलत है। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट वाला पार्ट गलत है, इंप्रूवमेंट तो होगा। अब देखो फिर यहां पे पहले पार्ट में क्या लिखा, मोर क्वेश्चंस देन वन, मोर क्वेश्चंस देन वन। अब मोर देन वन क्वेश्चंस का कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया, मोर क्वेश्चंस देन वन हैव बीन आस्क्ड इन द क्लास टुडे। तो अगर वन की बात करने लगा यहां पे, तो सीधी सी बात यह है कि कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहा है, इसलिए ये पार्ट कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला गलत, डी गलत। अब बचा है बी और सी। अब जरा समझना एक बात भाई मेरे, हमारे दो पार्ट रॉन्ग हो गए, कौन कौन से, ए और डी रॉन्ग हो गए। अब लिखा है मोर क्वेश्चंस देन बी गेस्ड और मोर क्वेश्चंस। अगर मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करूं तो हम जनरली बोल देते हैं मोर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द क्लास टुडे, बट अगर मैं ग्रामेटिकल इंग्लिश की बात करूं तो मोर कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ कोई ना कोई कंपैरेटिव डिग्री का पार्ट यानी देन का इस्तेमाल होगा ही होगा। भाई मोर क्वेश्चंस, किससे ज्यादा मोर, ये तो लिखना पड़ेगा ना हमें। तो मोर क्वेश्चंस के बाद देन का इस्तेमाल इस पार्ट में ना हो रहा है, इसलिए सी भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। हालांकि यहां पे देन भी गेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे मोर के साथ देन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए मोर क्वेश्चंस देन बी गेस्ड हैव बीन आस्क्ड इन द क्लास टुडे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो चलो आज के लिए हम लोग 5, 6 और 7 नंबर रूल को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे मिलेंगे हम लोग रूल नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।